आप सभी साथियों को जय भीम। भारत की धरती में जन्मे सभी मानवतावादी संतों, गुरु, महापुरुषों को सादर नमन करते हुए, जिसमें सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध जी, संत माता कर्मा जी, संत कबीर साहेब, संत रविदास जी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की धरती में जन्मे गुलाम भारत में अपने बेटे को राजा बनाने वाले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी, शिक्षा के जोत जलाने वाले ज्योतिबा फुले साहब, भारतवर्ष में आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी कुर्मी राजा, जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाले एक महान क्रांतिकारी वीर बिरसा मुंडा जी, स्वच्छ भारत के जनक संत गाडगे बाबा और भारत के संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित, मैं बाबा गुरु घासीदास जी के संघर्ष, समन्वय और सिद्धांत में जो प्रथम उन्होंने संघर्ष किया 1820 से 1830 तक, तो उस संघर्ष का आज मैं आपके सामने दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। मैं रमेश जाटवर, आप सभी को जय भीम। साथियों, ये हमेशा बोला गया है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि बाबा गुरु घासीदास जी को हमारे सामने मनखे मनखे एक बरोबर का आंदोलन चलाने वाले के रूप में स्थापित कर दिया गया, जबकि बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन मनखे मनखेला एक बरोबर करने का आंदोलन था। यदि मनखे मनखे एक बरोबर करने का आंदोलन रहता तो आज तक वो सफल हो गया रहता। इसका मतलब क्या है कि वो मनखे मनखे एक बरोबर करने का आंदोलन नहीं था। लेकिन हमारे सामने जो बात लेके आते हैं कि मनखे मनखे जात पात को एक बरोबर करने का बाबा गुरु घासीदास जी ने आंदोलन चलाया। यदि इतिहास को हम पलट के देखें तो इतिहास से हमको पता चलता है कि 6 जून 1830 को बाबा गुरु घासीदास जी के प्रचंड आंदोलन की वजह से अंग्रेजों को छत्तीसगढ़ छोड़ के जाना पड़ा था। अब इसमें हम विश्लेषण करें कि बाबा गुरु घासीदास जी के मनखे मनखे एक बरोबर के आंदोलन, अर्थात जात पात छुआछूत को खत्म करने के आंदोलन के वजह से अंग्रेजों को छत्तीसगढ़ को छोड़ के जाना पड़ा, और वो भी बाबा गुरु घासीदास जी के प्रचंड आंदोलन की वजह से। क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि कोई अंग्रेज शासक, अंग्रेज हुक्मरान जात पात के आंदोलन को इतना उग्र देख के छत्तीसगढ़ को छोड़ के चले जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? और बाबा गुरु घासीदास यदि जात पात को एक बराबर करने का आंदोलन लड़ रहे थे, छुआछूत मिटाओ बोल के आंदोलन कर रहे थे, क्या अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे? क्या अंग्रेज ही हमारे साथ छुआछूत करते थे? क्या अंग्रेज ही हमारे साथ जात पात करते थे? क्या अंग्रेज ही हमारे साथ ऊंच नीच भेदभाव करते थे? तो बाबा गुरु घासीदास अंग्रेजों को खिलाफ जात पात खत्म करो बोल के लड़ाई लड़ते थे, और इसलिए अंग्रेज छत्तीसगढ़ छोड़ के चले गए। साथियों, ये कितनी मनगढ़ंत बातें हैं। आप सोचिए कि एक जात पात के आंदोलन की वजह से अंग्रेज भारत या छत्तीसगढ़ छोड़ के नहीं जाएगा। यदि छोड़ के जाएगा तो कोई ना कोई उसमें दूसरा कारण है। और यदि इसी को हम मान लेते हैं कि बाबा गुरु घासीदास जात पात के आंदोलन, जात पात खत्म करो बोल के आंदोलन करते थे, मनखे मनखे एक बरोबर करो बोल के आंदोलन करते थे, और इस आंदोलन के वजह से अंग्रेज छत्तीसगढ़ छोड़ के गए, तो ये तो मैं समझता हूँ आज के तारीख में विश्व रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया जाना चाहिए कि दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पैदा हुए, वर्तमान में बाबा गुरु घासीदास जिनका नाम है, उनके जात पात खत्म करो के आंदोलन की वजह से अंग्रेजों को छत्तीसगढ़ को छोड़ के जाना पड़ा। ये विश्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए कि ऐसा दूसरा बाबा गुरु घासीदास जैसा आज तक इस धरती में कोई पैदा नहीं हुआ, और न ही आगे शायद पैदा होगा। आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात है। कहां से कहां हमारे आंदोलन को लोगों ने घुमा के आज रख दिया है, और हमारे लोग बिना समझे उस आंदोलन को हमेशा मंचों के माध्यम से बोलते हैं। साथियों, बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन मनखे मनखेला एक बरोबर का आंदोलन था, और उस मनखे मनखेला एक बरोबर का आंदोलन मतलब शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य था। मतलब सबको शिक्षा होना, सबको रोजगार होना और सबको स्वास्थ्य की
व्यवस्था होना, ये बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन था। साथियों, इस आंदोलन को आपको समझने के लिए मैं एक आपको लेख बता रहा हूँ। इसमें लिखा है, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि रोजगार का आंदोलन था उनका, तो ये इससे स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ में 1870 ईस्वी तक 6713 गांव थे। ग्रांट ने लिखा है, और इन गांवों के मालगुजारी का वितरण कुछ इस प्रकार था। रायपुर क्षेत्र में सबसे अधिक भूस्वामित्व ब्राह्मणों के पास था। वे 606 गांव के मालगुजार थे। इनमें से 185 गांव के मालगुजार मराठा ब्राह्मण थे, जो भोसला काल में नागपुर से आए थे। शेष ब्राह्मण समुदाय यह मानते थे कि हैहयवंशी कल्याण शाह के समय में उनके पूर्वज 16वीं शताब्दी में कन्नौज से आए थे। आज समझ सकते हैं, रायपुर जिला में 606 गांव के मालगुजार अकेले ब्राह्मण थे, और उसमें 185 मराठा ब्राह्मण थे, जो भोसला काल में नागपुर से आए थे। और 185 के बाद जितने और बच गए 606 गांव में, वो सभी के सभी ब्राह्मण आपके 16वीं शताब्दी में कन्नौज से आए थे। साथियों देखिए, 6 से 6 गांव और सारे के सारे गांव में ब्राह्मणों का कब्जा, उसमें आपका सतनामी कहाँ है? सतनाम पंथ, सतनाम धर्म को मानने वाले की मालगुजारी उसमें कहाँ है? तो कहीं भी सतनाम धर्म, सतनाम पंथ को मानने वाले लोगों की कहीं भी मालगुजारी नहीं है। आगे और लिखता है कि छत्तीसगढ़ ब्राह्मणों को उत्तर भारत के ब्राह्मण भ्रष्ट मानते थे। इस तरीके से इन्होंने लिखा है, मराठा ब्राह्मण तथा अन्य मराठा मालगुजार भोसला काल में छत्तीसगढ़ आए थे और दलितों को बेदखल कर यहाँ के मालगुजार बन गए थे। ग्रांट ने लिखा है। मतलब क्या हुआ कि मराठा और भोसला काल में ब्राह्मण बाहर से आए थे और उन्होंने यहाँ के दलितों को भूस्वामी से बेदखल करके खुद अपने आप भूस्वामी बन गए थे। साथियों, बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन आपको इसमें नहीं समझ आता कि बाबा गुरु घासीदास किस प्रकार से किस लिए लड़े होंगे, किस बात को एक करो बोल के उनका संघर्ष चला होगा। तो बाबा गुरु घासीदास के आंदोलन को, इसको पढ़ने से आपको समझ आएगा। और दूसरा लिखता है कि रायपुर क्षेत्र के समान ही बिलासपुर क्षेत्र में भी लगभग 1/4 गांव के मालगुजार ब्राह्मण थे, और उनमें से आधे गांव मराठा ब्राह्मणों के स्वामित्व में थे। इन मराठा ब्राह्मणों ने बिलासपुर अंचल में भी दलितों को बेदखल किया था। एक ग्रांट ने लिखा है, मतलब बिलासपुर में भी आपको बेदखल किया, रायपुर जिला में भी आपको बेदखल किया। छत्तीसगढ़ में ब्राह्मणों के बाद मालगुजारी के सर्वाधिक गांव कंवरों के पास थे। छत्तीसगढ़ में ब्राह्मणों के पास सर्वाधिक गांव कंवर जाति, जो अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के हाथों में था, जिसमें गोंड 294 गांव के मालगुजार थे। कुर्मी, राजपूत, बैरागी तथा बनिया भी अनेक गांवों के मालिक थे। रायपुर के राजपूत रीवा राज्य से आए, यद्यपि धमतरी के राजपूतों का आगमन उड़ीसा के जयपुर से हुआ था। बिलासपुर में कुर्मी, बैरागी, राजपूत तथा बनिया लगभग बराबर गांवों के मालिक थे, जबकि आरंग के 145 गांव बनिया के अधिकार में थे। हलवा 37 गांव के स्वामी थे। तेली तथा मुसलमान भी बराबरी के मालगुजार थे तथा इन्हें भोसला शासन काल में मालगुजारी मिली थी। पनिका भी मालगुजार थे, यद्यपि वस्त्र उद्योग में उनकी गहरी रुचि थी। ये ग्रांट ने लिखा है। सोचिए, इसमें आप कहाँ हैं? सतनाम पंथ, सतनाम धर्म को मानने वाले, बाबा गुरु घासीदास जी को मानने वाले लोग इसमें कहाँ हैं मालगुजार? तो बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन किसके लिए था, किस लिए था और क्यों था? क्या मनखे मनखे एक बरोबर का आंदोलन था? क्या जात पात को खत्म करो, ऊंच नीच भेदभाव को खत्म करो, क्या एकमात्र बाबा गुरु घासीदास का यही आंदोलन रहा होगा? ये आज के तारीख में भी हमको ये बात समझ नहीं आया है। साथियों, बाबा गुरु घासीदास जी के 1820 के आंदोलन और आज 2020 में हम जो प्रवेश कर गए हैं,
मतलब 200 साल के इस आंदोलन को हम कितना समझ पाए, कितना जान पाए। मेरे साथियों, आप सभी को बाबा गुरु घासीदास जी के उस संघर्ष के 200 वर्ष में प्रवेश पर हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही हमारे साथी पंडाल सर को विशेष बधाई देता हूं। इसके आगे साथियों, उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि सतनामी आंदोलन से पूर्व छत्तीसगढ़ के दलित दासत्व की स्थिति सर्वाइवल स्टेटस में थे। ग्रांड प्रथम खंड 430 और 423 में लिखा है। आंदोलन पुनः यह एक विपर्याय की स्थिति थी कि सतनामी आंदोलन के फलस्वरूप सतनाम पंथ के मानने वालों एक पर्याप्त अनुपात में भूस्वामी के अधिकार को प्राप्त किए और ग्रांड के अनुसार ये 362 गांव के मालगुजार बने। साथियों, बाबा गुरु घासीदास का आंदोलन सोचिए। बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन मनखे मनखेला एक बरोबर करने का आंदोलन था। इसीलिए उन्होंने अपने आंदोलन के वजह से, अपने आंदोलन के कारण और अपने आंदोलन के द्वारा इस पंथ को, इस धर्म को मानने वाले लोगों को 362 गांव का मालगुजार बनाया। ये कौन सा आंदोलन था? ये मनखे मनखे एक बरोबर का आंदोलन था या मनखे मनखेला एक बरोबर का आंदोलन था? मैं इस बात को स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन मनखे मनखेला एक बरोबर का आंदोलन था, अर्थात मैन टू मैन इक्वलिटी का आंदोलन था। लेकिन आज तक विडंबना यह है कि 200 साल हो गए, फिर भी हम इस बात को नहीं समझ पाए। हमारे दुश्मन 18 दिसंबर में एक दिन आते हैं, बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती में आके भाषण देते हैं कि बाबा गुरु घासीदास जी ने बोला है भाई कि मनखे मनखे एक बरोबर। मतलब 365 दिन में एक दिन आके कोई मुख्य अतिथि ये बोल के जाता है कि बाबा गुरु घासीदास जी ने बोला है कि मनखे मनखे एक बरोबर, और 364 दिन वो क्या करता है? क्या 364 दिन आपके साथ भी एक बराबरी का व्यवहार होता है? मेरे साथियों, बाबा गुरु घासीदास जी के ये आंदोलन को आपको समझना है। उनका आंदोलन समान भागीदारी का आंदोलन था, हक और अधिकार का बराबर वितरण था। इस तरीके से बाबा गुरु घासीदास जी की वजह से 362 गांव के लोग हमारे मालगुजार बने। आगे और लिखता है, इस प्रकार सतनामी आंदोलन के फलस्वरूप दलितों ने कृषक दास्ता या गुलामी की प्रथा को पूरी तरह उखाड़ फेंका। बाबा गुरु घासीदास जी के आंदोलन की वजह से जिन जिन लोगों ने बाबा गुरु घासीदास जी की बात को मानी, उन लोगों ने गुलामी की दास्ता को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन आज 200 साल बाद जिन लोगों ने बाबा गुरु घासीदास जी की बात को नहीं मानी, वे लोग आज भी गुलामी की दास्ता में जकड़े हुए हैं। और वो लोग भी, जिन लोग बाबा गुरु घासीदास को मानते हैं, वो लोग भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, क्योंकि वो लोग बाबा गुरु घासीदास जी को तो मानते हैं, लेकिन बाबा गुरु घासीदास जी की बात को नहीं मानते, इसलिए गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आगे और बोलता है, इन्होंने उन संभावनाओं को भी जड़ मूल विनिष्ट कर दिया जो इन्हें दास बनाए रखना चाहते थे। मतलब इन्होंने उन संभावनाओं को, मतलब जिन जिन वजहों से, जिन जिन कारणों से हम लोगों को गुलाम बनाया जाता था, उन तमाम चीज़ों को भी जड़ मूल से उखाड़ के नष्ट कर दिया गया। भौतिक परिवर्तनों के घटित होने से इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई, जिससे ये साहसी बन गए और इन्होंने सामंतवाद के अत्याचार को पूरी तरीके से कुचल दिया। बाबा गुरु घासीदास जी के मनखे मनखेले एक बरोबर के आंदोलन, आर्थिक आंदोलन के वजह से आपने सामंतवाद को पूरी तरीके से कुचल दिया। और इसका जीता जाता उदाहरण आज भी है कि आप किसी के अत्याचार को, किसी की दास्ता को, किसी की सामंतवादी सोच को आप बर्दाश्त नहीं करते हैं। साथियों, इनका यह स्पष्ट नारा था, मतलब किनका? बाबा गुरु घासीदास जी का स्पष्ट नारा था, भूमि उसी की है जो उसे जोते। मतलब आपकी भूमि जिस भूमि को जोत रहा है,
वह भूमि उसी की है। ये बाबा गुरु घासीदास जी का नारा था। इस आधार पर इन्होंने तथाकथित भूस्वामियों को लगान देना भी बंद कर दिया। रसेल तथा हीरालाल प्रथम खंड पृष्ठ नंबर 315 में लिखा है। मतलब बाबा गुरु घासीदास जी के नीति को, नियम को, उनके संघर्ष को जिन लोगों ने माना, समझा, जाना, वे लोग सामंतवाद को उखाड़ के फेंक दिए, दास्ता की गुलामी से निकल गए और ऐसे भूस्वामियों को लगान देना भी बंद कर दिया। इस तरीके से बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन है। इससे संबद्ध अनेक घटनाओं का चित्रण रसेल तथा हीरालाल शुक्ल ने किया है। साथियों, इसके आगे हेमिंग्वे के अनुसार हेमिंग्वे लिखते हैं, ए प्रोप्राइटर मेड हिज सतनामी टेनेंट्स cut timber and bricks to Rajim many miles from his village to build a house for him during the season of cultivation, their field consequently remaining until. But if a proprietor once arouses the hostility of his Satnami tenants, he may as well abandon his village for all the profit he is likely to obtain from. हेमिंग्वे ने भी लिखा है बाबा गुरु घासीदास और इनके मानने वाले लोगों के लिए। लेकिन विचित्र है कि इन तमाम लोगों ने, इन तमाम जानकार लोगों ने, इतिहासकार लोगों ने बाबा गुरु घासीदास के बारे में विशेष चित्रण किया है, लेकिन बाबा गुरु घासीदास जी का यह इतिहास लोग आज भी नहीं जान पाए, या जिन लोग जानते हैं वो लोग इस समाज में बता नहीं पाए। साथियों, बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन ये जमीन का था, मालिकाना हक का था, मनखे मनखेला एक बरोबर का आंदोलन था। मतलब हमको समान हक अधिकार दिलाने का आंदोलन उनका था। लेकिन लोगों ने धीरे धीरे चतुर लोगों ने इस आंदोलन को मनखे मनखे एक बरोबर कर दिया और हमारे हाथ में ऐसे आंदोलन को थमा दिया जिसको हम कभी हासिल ही नहीं कर सकते। साथियों, 18 दिसंबर को हम बाबा गुरु घासीदास जी का जयंती मनाते हैं, तो ऐसे बाबा गुरु घासीदास जी के छुपे हुए इतिहास को हमको बताना चाहिए, ताकि सर्व समाज के लोग इस वैभवशाली इतिहास को जाने, समझे और आज भी बाबा गुरु घासीदास को स्वीकार करें और उनके पीछे चलने का प्रयास करें। साथियों, सोचिए बाबा गुरु घासीदास जी का कितना बड़ा आंदोलन था। और इसी समय बाबा गुरु घासीदास जी के इसी समय एक और घटना घटा, और एक घटना घटा 1830 में, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि 6 जून 1830 को अंग्रेज बाबा गुरु घासीदास जी के प्रचंड आंदोलन की वजह से छत्तीसगढ़ छोड़ के चले गए। तो बाबा गुरु घासीदास जी का और क्या आंदोलन रहा होगा। बाबा गुरु घासीदास जी का दूसरा आंदोलन इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को सतनाम प्रदेश बनाने का आंदोलन था। और ये आंदोलन बाबा गुरु घासीदास को कैसे समझ आया, तो उसके पीछे आपको जाना पड़ेगा। सन 1830 में पंजाब में राजा रणजीत सिंह हुआ करते थे, जिन्होंने 1830 में अंग्रेजों से सिख प्रदेश घोषित करा लिया था। 1830 में सिख प्रदेश जैसे ही घोषित हुआ, उस सिख प्रदेश की चर्चा पूरे देश भर में, दुनिया भर में होने लगी। निश्चित मान के चलिए ये संदेश बाबा गुरु घासीदास जी के पास भी आया होगा, जिसके वजह से बाबा गुरु घासीदास जी भी राजा रणजीत सिंह की तरह छत्तीसगढ़ को भी सतनाम प्रदेश बनाना चाहते थे। यदि आप किसी भी धर्म के निर्माण को स्टडी करेंगे तो दुनिया में आज तक जो भी धर्म स्थापित हुए हैं या जो भी धर्म आने वाले समय में स्थापित होंगे, वो निश्चित मान के चलिए कि राजपाट को प्राप्त करने के लिए वह धर्म स्थापित होगा। क्यों? राजा रणजीत सिंह जी ने सन 1830 में अपने सिख प्रदेश बनाने के पहले 12 सिख मिसलें स्थापित कर ली थी, और एक एक मिसलें एक एक रियासत के बराबर हुआ करती थी। और इन 12 सिख मिसलों के माध्यम से उन्होंने खालसा पंथ को, खालसा मतलब यह जो
खालसा शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द खालिश से हुई है, जिसका अर्थ है शुद्ध। मतलब शुद्ध बात को, शुद्ध विचारधारा को, शुद्ध खान पान को, शुद्ध पहनावा को इन 12 मिसलों के माध्यम से वहां के आवाम में फैला चुके थे। और जब 12 मिसलों के 12 बराबर रियासतों के लोगों ने 100% उनके विचारधारा को जब मान लिया, जब सभी लोगों ने एक ड्रेस कोड में आ गए, सभी लोग कुर्ता पैजामा पहनने लगे, बगल में कटार लटकाने लगे, नीला पगड़ी बांधने लगे और सभी के सभी सिख भाषा बोलने लगे, तो इस तरीके से राजा रणजीत सिंह जी को समझ आ गया कि अब मैं अंग्रेजों से सिख प्रदेश घोषित करवा लूंगा। और उन्होंने 1830 में सिख प्रदेश घोषित करा लिया। साथियों, ये जो इतिहास है, राजा रणजीत सिंह की जो इतिहास है, यह इतिहास, ये भारत का इतिहास है। ये भारत का इतिहास, ये एक बुक है, ये आप देख सकते हैं। इस भारत के इतिहास में ये लिखा है, भारत का इतिहास को अंतोनोवा ग्रीमाबोगार्द लेविन, ग्री कोतोस्की, ये इसके लेखक हैं। और इसका हिंदी अनुवाद संशोधन सहित प्रगति प्रकाशन मास्को 1984 में हुआ है और यह मुद्रित हुआ है सोवियत संघ में। साथियों, यह जो बुक है ये सोवियत संघ में मुद्रित हुआ है। ये आज के तारीख में हम भारत में इसको खोजते हैं, कहीं नेट में देखते हैं तो हमको नहीं मिलता है। ये बुक है और इसी बुक में पेज नंबर 424 से लेकर 427 नंबर पेज में राजा रणजीत सिंह की सिख प्रदेश के बारे में लिखा है कि उन्होंने किस तरीके से मिसलों के माध्यम से सिख प्रदेश अपना बना लिया। एक धर्म कोड लाया और एक ड्रेस कोड लाया, एक विचारधारा लाया। साथियों, बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में आप कल्पना करिए, मैं इसी बात को आपको बार बार बोल रहा था कि बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन सतनाम प्रदेश का भी छत्तीसगढ़ को बनाने का रहा होगा। बाबा गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ को भी सिख प्रदेश की तरह ही यहाँ भी बनाना चाहते थे। इसीलिए तो बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने लोगों को सात्विक भोजन करने के लिए बोला, मांस मदिरा का सेवन करना बंद करो बोला, सफेद वस्त्र धारण करने के बोला। बाबा गुरु घासीदास जी ने क्यों बोला? बाबा गुरु घासीदास चाहते थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि यदि 50% लोग भी, यदि क्षेत्र की आधी आबादी से भी ज़्यादा लोग यदि इस विचारधारा को मान लें, यदि बाबा गुरु घासीदास जो विचारधारा बोल रहे थे, मन के मन खेला एक बरोबर को स्वीकार करके सब लोग बाबा गुरु घासीदास जी के साथ जुड़ जाते, सभी कोई सादा जीवन उच्च विचार रख लेते, तो निश्चित मान के चलिए बाबा गुरु घासीदास जी भी अंग्रेजों से छत्तीसगढ़ को सतनाम प्रदेश घोषित करा लेते। साथियों, इस आंदोलन को सहयोग करने वाले बाबा गुरु घासीदास जी के मनखे मनखेला एक बरोबर के आंदोलन और सतनाम प्रदेश के आंदोलन को सहयोग करने वाले यदि कोई थे तो वह सोना खान के जमींदार राम राय जी थे। राम राय जी अनुसूचित जनजाति के आदिवासी समाज के हमारे वहाँ के जमींदार थे, राजा थे। बाबा गुरु घासीदास विपन्न परिवार में पैदा हुए थे। बाबा गुरु घासीदास के पास साधन सुविधा कुछ नहीं था, लेकिन राम राय जी के पास साधन सुविधा था, क्योंकि वह सोना खान राज्य के जमींदार थे। संसाधन उन्हीं के पास था। बाबा गुरु घासीदास जी के विचारधारा को उन्होंने जाना, समझा और बाबा गुरु घासीदास के इस आंदोलन को उन्होंने सहयोग किया। लेकिन हमारे दुश्मन लोग क्या बोलते हैं कि बाबा गुरु घासीदास को सोना खान के राजा ने देवी के महल में लेके भर्ती ताकि बंद कर दिया था, हाथी के पैर से कुचलवाने का प्रयास किया था। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोग इस बात को जानते हैं कि यदि इस देश का, इस छत्तीसगढ़ का सर्व समाज यदि एक हो जाएगा, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग, वर्तमान के लोग एक हो जाएंगे, तो इस प्रदेश में, इस देश में परिवर्तन ले आएंगे। इसलिए इन्होंने शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के बीच में, माइनॉरिटीज के बीच में ये जो धार्मिक और जातिगत भावना पैदा करके झगड़ा पैदा कर दिया है। और इस बात को हमारे लोग भी दिमाग में बैठा लिए हैं कि ये जो सोना खान के राजा थे वो गुरु घासीदास जी को मारना चाहते थे। साथियों, ये एकदम झूठी बात है।
बाबा गुरु घासीदास को यदि किसी ने सहयोग किया उनके आंदोलन में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो इतिहास में लिखा है, इसके सोना खान के जमींदार राम राय जी ने सहयोग किया है, क्योंकि वो जमींदार थे। इतिहास को आप पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का जो इतिहास, भारत देश में पहली बार बाबा गुरु घासीदास और राम राय जी, वीर नारायण सिंह जी और बालक दास जी के बाद यदि किसी ने लिखा है तो मध्य प्रदेश के सरकार ने सरकारी तौर पे छापा है, और वो अंतिम और पहला बुक है समन्वय, संघर्ष और सिद्धांत। इसको आप पढ़िए, बाबा गुरु घासीदास जी के नाम से छापा है, जिसमें राम राय जी के बारे में भी लिखा है। बाबा गुरु घासीदास जी को सहयोग करने वाले राम राय जी थे, क्योंकि यदि किसी प्रदेश का आंदोलन यदि कुछ हो रहा था तो छत्तीसगढ़ में हो रहा था, और वो भी बाबा गुरु घासीदास आंदोलन कर रहे थे। और यहाँ पर गुरु घासीदास जी के आंदोलन के पहले या आसपास गोंडवाना लैंड के लिए कोई आंदोलन नहीं हो रहा था, इसीलिए सोना खान के राजा जो अनुसूचित जनजाति के थे, उन्होंने बाबा गुरु घासीदास को उस आंदोलन के लिए सहयोग किया। यदि उनका खुद का आंदोलन, गोंडवाना लैंड बनाने का आंदोलन यदि चलते रहता, यदि वो खुद करते, तो बाबा गुरु घासीदास जी को सहयोग नहीं करते। इस बात से स्पष्ट है कि उस समय भी गोंडवाना लैंड का आंदोलन लड़ने वाले कोई व्यक्ति नहीं हो रहे थे। इसीलिए सोना खान के राजा ने बाबा गुरु घासीदास जी को सतनाम आंदोलन के लिए, सतनाम प्रदेश के लिए, मनखे मनखेला एक बरोबर के लिए बाबा गुरु घासीदास जी को सहयोग किया। लेकिन अंग्रेजों ने राम राय जी को परास्त कर दिया। उन्होंने एक आक्रमण किया, और उस आक्रमण के वजह से सोना खान के जमींदार हमारे राम राय जी की मृत्यु 1830 में हो गई। साथियों, तब तक बाबा गुरु घासीदास और सोना खान के राजा दोनों मिलके इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही सोना खान के राजा राम राय जी की मृत्यु हुई, बाबा गुरु घासीदास अकेले पड़ गए। साधन सुविधा की उनके पास कमी हो गई, लेकिन तब तक बाबा गुरु घासीदास जी के आंदोलन को मनखे मनखेला एक बरोबर के विचारधारा को विभिन्न जाति धर्म के लोग स्वीकार कर चुके थे, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए उनको किसी प्रकार से कमी महसूस नहीं हो रही थी। आप सोचिए, सतनाम प्रदेश बनाने के लिए उन्होंने क्या किया। आज हमारे लोग बोलते हैं, जिन लोग समितियां बनाते हैं, उन लोग समिति क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि समिति के माध्यम से 8 गवां, 7 गवां, 10 गवां, 22 गवां, 36 गवां, 40 गवां, 100 गवां बना के हम समाज को इकट्ठा करेंगे और उनको समझाएंगे। किस बात को समझाएंगे? आज आपका मकसद क्या है? किस बात को समझाने के लिए आप समिति बनाते हैं? किस बात को समझाने के लिए राजा रणजीत सिंह ने मिशनें बनाई? 12 मिशनें क्यों बनाई? किस बात को उन्होंने समझा के सिख प्रदेश घोषित करा लिया, सिख प्रदेश बना लिया? बाबा गुरु घासीदास 8 गवां, 7 गवां क्यों बनाना चाहते थे? किस बात को समझाना चाहते थे उस समिति के माध्यम से? क्या आज आपको इस बात को समझने की आवश्यकता नहीं है? बाबा गुरु घासीदास चाहते थे कि उन समिति के माध्यम से इस सतनाम रूपी विचारधारा, मनखे मनखेला एक बरोबर रूपी विचारधारा, मैन टू मैन इक्वलिटी का विचारधारा, उन समिति के माध्यम से उन गांवों में फैला के सारे लोगों को इस विचारधारा को स्वीकार कराना चाहते थे। जब इस प्रदेश के आधी आबादी से ज्यादा लोग इस बात को स्वीकार करके बाबा गुरु घासीदास जी के पीछे चलना स्वीकार कर लेते, निश्चित मान के चलिए बाबा गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ को सतनाम प्रदेश घोषित करा लेते। इस उग्र आंदोलन से, इस प्रचंड आंदोलन के वजह से अंग्रेजों को 6 जून 1830 को छत्तीसगढ़ को छोड़ के जाना पड़ा। यह मध्य प्रदेश सरकार, उस समय के संस्कृति विभाग के अध्यक्ष थे मुकुल नायक जी ने लिख के इस बात को, इस बुक को छापा है, जिसके लेखक हीरालाल शुक्ल जी हैं। और लोग बताते हैं कि यह बुक उस समय सिर्फ 100 पीस बन पाया था, उसके बाद इसमें बैन लगा दिया। साथियों, बैन लगाने के बाद यह बुक समाज में, छत्तीसगढ़ समाज में नहीं आ पाया। इसलिए बाबा गुरु घासीदास जी का विचारधारा, जो मूल विचारधारा है, वह हमारे आपके पास नहीं आ पाया। साथियों, कोई भी चीज होता है उसको पढ़ने की आवश्यकता है। आपको पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। हो सकता है उसमें आपके पक्ष में कुछ बात मिले, कुछ विपक्ष में मिले, ये भी हो सकता है।
लेकिन जो जो बातें आपके पक्ष में मिले उन बातों को आपको स्वीकार करना चाहिए, जाके समाज में बताना चाहिए। क्या आज आप बता पा रहे हैं कि बाबा गुरु घासीदास जी के वजह से छत्तीसगढ़ आज़ाद हुआ था? बाबा गुरु घासीदास जी के वजह से, प्रचंड आंदोलन के वजह से अंग्रेजों को छत्तीसगढ़ छोड़ के जाना पड़ा। यदि बाबा गुरु घासीदास उस समय राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते तो हो सकता है 1830 में अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ता। क्या ये नहीं हो सकता था? ये हो सकता है, ये हो सकता था। इस बात को आज हमको एनालिसिस करने की जरूरत है कि बाबा गुरु घासीदास कैसे मनीषी थे, कैसे विद्वान व्यक्ति थे, कैसे संघर्षशील थे। एक विपन्न परिवार में पैदा होकर गरीब के घर अपना जीवन चला के समाज को इकट्ठा करने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि उनके पास बोल थे, उनके पास साधन सुविधा नहीं थे, उनके पास बोल थे। जो उन्होंने बोला समाज ने समझा और उनके पीछे चल दिया। आज भी हमारे आपके पास क्या है? तो आज भी हमारे आपके पास सिर्फ और सिर्फ बोल हैं। यदि आपकी और हमारी बात, आपके और हमारे बोल समाज को समझ आए तो निश्चित मान के चलिए वो भी आपके साथ होके चले जाएंगे। तो इसलिए आप बोलिए, इतिहास को बताइए, सत्य घटना को खोज के निकालिए। साथियों, इस तरीके से बाबा गुरु घासीदास जी का सतनाम प्रदेश का आंदोलन था, जिसके वजह से अंग्रेजों को छत्तीसगढ़ छोड़ के जाना पड़ा। साथियों, 1830 में राम राय जी की मृत्यु होने के बाद उस समय वीर नारायण सिंह जी अकेले पड़ गए। बाबा गुरु घासीदास उनके संरक्षक बन गए और बाबा गुरु घासीदास जी ने वीर नारायण सिंह जी को 1835 में सोना खान का उत्तराधिकारी घोषित किया। ये भी लिखा है, ऑन रिकॉर्ड लिखा है। ये समाज को समझना चाहिए कि वीर नारायण सिंह जी को सोना खान का जमींदार उत्तराधिकारी बनाने वाला यदि कोई है तो बाबा गुरु घासीदास हैं। सोचिए, बाबा गुरु घासीदास कितने शक्तिशाली थे, कितने विचारधारा वाले व्यक्ति थे कि पिताजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे को 5 साल बाद 1835 में उस सोना खान जमींदारी का उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित किया। साथियों, वीर नारायण सिंह जी की दोस्ती बाबा गुरु घासीदास जी के द्वितीय पुत्र बालक दास जी से हो गई और इस तरीके से अब बाबा गुरु घासीदास के साथ 2 सहयोगी और हो गए, जिसमें खुद उनके द्वितीय पुत्र बालक दास जी और एक सहयोगी वीर नारायण सिंह जी। साथियों, ये 3 लोग हो गए। ये 3 लोगों ने मिलके छत्तीसगढ़ में सतनाम प्रदेश का आंदोलन, मनखे मनखेला एक बरोबर का आंदोलन को उग्र रूप में चलाया, जिसका परिणाम क्या हुआ? साथियों, 1840 में बाबा गुरु घासीदास जी ने जिन 362 लोगों को जमींदार घोषित किया था, जिन 362 लोग और उनके साथ और बहुत सारे लोग, जिसकी जोत उसकी, जिसकी बोनी उसकी खेती में जिन लोग अधिकार कर लिए थे, जो जिस जमीन पे सरकारी पड़ी जमीन पे कब्जा कर लिए थे, बाबा गुरु घासीदास जी ने उन लोगों को सरकारी पट्टा दिलाने के लिए 1840 में मालिक मकबूजा कानून बनवाया। 1840 में बाबा गुरु घासीदास जी ने इस देश में अंग्रेजों से मालिक मकबूजा कानून बना, जिसके तहत 1864 में इस देश में मालिक मकबूजा कानून के तहत लोगों को पट्टा मिलना चालू हुआ। क्या आपको पता है मालिक मकबूजा कानून कौन बनवाया, किसने बनाया, किस उद्देश्य से बनवाया, किनके कारण बना? तो बाबा गुरु घासीदास ही हैं इस देश में जिन्होंने मालिक मकबूजा कानून बनवाया और वो इस देश में चला और लोगों को पट्टा मिला, जिन लोग सरकारी जमीन में कब्जा किए थे। बाबा गुरु घासीदास का आंदोलन सोचिए। बाबा गुरु घासीदास के इसी आंदोलन के वजह से पूरे छत्तीसगढ़ के लोग या जहां जहां जिन जिन लोगों ने सुना बाबा गुरु घासीदास जी का साथ दिया, तो इस तरीके से बाबा गुरु घासीदास जी का आंदोलन इस छत्तीसगढ़ में संघर्ष का आंदोलन 1820 से 30 तक रहा और 1830 से 40 तक समन्वय का आंदोलन था। और उस समन्वय में वीर नारायण सिंह जी आए, उनका पूरा कुनबा आया, विभिन्न जाति धर्म के लोग आए और बाबा गुरु घासीदास का आंदोलन चरम पे पहुंच गया। साथियों, 38% लोग बाबा गुरु घासीदास जी को मानने वाले हो गए थे।
तो 1840 आते आते लोग बाबा गुरु घासीदास जी ने विभिन्न जाति धर्म के लोगों के साथ बैठ के समन्वय स्थापित किया कि इस विचारधारा को मानिए। सारे लोगों ने बाबा गुरु घासीदास जी के विचारधारा को माना, समझा, उनके साथ हो लिया। क्या आज आपको हमको समझ आ रहा है कि हमको सतनाम प्रदेश बनाने के आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए? क्या उस मूल आंदोलन को हमको छोड़ देना चाहिए? क्या मनखे मनखेला एक बरोबर के आंदोलन को छोड़ के मनखे मनखे को एक बरोबर करना चाहिए? मेरे साथियों, बाबा गुरु घासीदास जी की बात को यदि आप मानते हैं, बाबा गुरु घासीदास के आंदोलन को यदि आप समझते हैं, तो उनका मूल आंदोलन मनखे मनखेला एक बरोबर के आंदोलन को आज भी आपको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बाबा गुरु घासीदास जी के सतनाम प्रदेश आज भी बनाने की आवश्यकता है। और ऐसा सतनाम प्रदेश आज का एनआरसी को समझ लीजिए आप, जो आज भारत में एनआरसी आया है उसको समझ लीजिए। भारत के एनआरसी क्या बोलता है कि 2014 के पहले जो व्यक्ति भारत में आए उसको हम नागरिकता देंगे, वरना डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। बाबा गुरु घासीदास को भी इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़िए, समझिए। यदि बाबा गुरु घासीदास एनआरसी लाते आज के तारीख में और बोलते कि मैं सतनाम प्रदेश में उन लोगों को रखूंगा जो इन 7 बातों को मानेगा। पहला बात, जो मदिरा नहीं पिएगा। दूसरी बात, जो मांस नहीं खाएगा। तीसरी बात, जो जीव हत्या नहीं करेगा। चौथी बात, पर नारी को माँ बहन समझेगा। पांचवी बात, सामाजिक समानता रखेगा। छठवीं बात, गाय को हल में नहीं जोतेगा, दोपहर के बाद हल नहीं चलाएगा। और 7वीं बात, सतनाम का ध्यान करेगा, सत्य को मानेगा, सत्य का प्रचार करेगा, मतलब झूठ नहीं बोलेगा। यदि बाबा गुरु घासीदास ये शर्त लगा देंगे आज, तो आप कल्पना करिए कितने लोग इस प्रदेश में रह पाएंगे जो ये 7 बात को मानते हैं। तो आज भी हमको इन 7 बात को मानने वालों को रखने की आवश्यकता है, और इसी बात को हमको प्रचार प्रसार करना है। बाबा गुरु घासीदास जी का ये भी एक मूल आंदोलन है। क्योंकि कैसा सतनाम प्रदेश, वो सतनाम प्रदेश बन ही नहीं सकता जहां लोग मांस खाएं, जहां लोग मदिरा पिएं, जहां लोग जीव हत्या करें, जहां लोग पर नारी को माँ बहन न समझें, जहां लोग दोपहर बाद हल चलाएं, गायों को हल में जोतें, जो लोग झूठ बोले, पाखंड को माने, जो लोग सच न बोले, ऐसे लोगों को सतनाम प्रदेश में रखने का क्या फायदा है? सोचिए कितना बड़ा संघर्ष बाबा गुरु घासीदास जी का। सोचिए कितना विद्वता उनमें, कितनी दूर की सोच कि ऐसा प्रदेश बने और उसमें ऐसे लोग रहें, और ऐसे लोगों का उन्होंने निर्माण करने के लिए अपना जीवन लगा दिया। और इस निर्माण के लिए उन्होंने समन्वय का संघर्ष किया 1830 से 40 तक। साथियों, आज के इस द्वितीय भाग में बस इतना ही। यदि आप इस वीडियो को, इस विचारधारा को यदि आपको अच्छा लगे, तो आपसे अपील है कि इस वीडियो को आप अपने सोशल साइट्स में अपने साथियों को, अपने करीबियों को, अपने घर में अपने बच्चों को, परिवार सहित आप इसको देखें और प्रचार प्रसार करें। इसी के बाद मैं इसके अगले 1840 से 1850 का जो बाबा गुरु घासीदास जी का सिद्धांत का जो आंदोलन था, उसको अगले पार्ट में मैं निकट भविष्य में लाऊंगा। आप सबसे अपील और आप सबको गुजारिश करते हुए कि इसे अधिक से अधिक प्रचार करें और बाबा गुरु घासीदास जी के मूल आंदोलन को समझने का प्रयास करें। आप सभी को जय सतनाम, जय भीम, जय सेवा, जय बूढ़ादेव, जय भारत, धन्यवाद।